हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे कौन से सोर्स ऑफ इनकम होते हैं और उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है। एक बेसिक सा हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जांपल भी देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे टैक्स के कितने प्रकार होते हैं और टैक्स का मतलब क्या होता है, और एक थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टैक्स की परिभाषा को हमने 3 विभाग में बांटा है। पहला विभाग ये कहता है टैक्स इज ए कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी। देखिए, टैक्स जो है ये कंपल्सरी पैसे वसूल करने का एक जरिया है। अब ये परिभाषा अगर इतनी ही हो तो ये बड़ा अजीब सा परिभाषा है कि ये कंपल्सरी जबरन पैसा वसूली की बात करता है। हालांकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पैसा वसूली जो है ये एक एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। सो दूसरा जो सेक्शन है टैक्स के मीनिंग का, वो है कि मेड अंडर एन एक्ट। सो ये एक टैक्स जो है वो कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी है जो मेड अंडर एन एक्ट है, और ये किया क्यों जाता है? टू सपोर्ट अ नेशन। सो नेशन के काफी डेवलपमेंट के रिलेटेड काम होते हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट को पूरी करनी होती है। इसके लिए टैक्स की वसूली किया जाता है। सो ये मेड अंडर एन एक्ट है। एक्ट जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता। एक्ट के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। पहले बिल आता है, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशंस होती है पार्लियामेंट्स में, वो बिल पास होता है, प्रेसिडेंट की एसेंट होती है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स होते हैं, उसके बाद वो पब्लिक फोरम में लाते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि टैक्स के कितने प्रकार हैं। टैक्स को हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम उसे कहेंगे जिसमें टैक्स लागू किया है उस आदमी के ऊपर जिसने उसका बर्डन झेला हो। जैसे कि मेरे एग्जांपल में, अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो उस एग्जांपल में आप देखेंगे कि लास्ट में जो 1200 रुपए मैंने इनकम टैक्स दिया है वो मेरे जेब से मैंने दिया है। सो डायरेक्ट टैक्स जो है उस आदमी के ऊपर लागू होता है जिसके ऊपर उसका बर्डन भी उसी के ऊपर लागू होता है। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स में वैसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स कलेक्ट करने वाला पर्सन कोई और होता है, लेकिन उसको उसका जो बर्डन जो झेलने वाला आदमी है वो कोई और होता है। इन अदर वर्ड्स, इंजेक्शन एक को दिया जाता है लेकिन दर्द जो है वो दूसरे को होता है। तो जो हमारा पिछले वीडियो का जो एग्जांपल है कि 1800 रुपए मैंने गवर्नमेंट को तो भरे हैं, लेकिन वो मैंने अपने जेब से नहीं भरा है, मैंने कस्टमर से कलेक्ट करके भरा है। डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू जो है अप्रोक्सीमेटली सालाना 12 लाख करोड़ रुपए है, और इनडायरेक्ट टैक्स का भी रेवेन्यू सालाना 12 लाख करोड़ रुपए है। डायरेक्ट टैक्स जो है ये इन्फ्लेशन को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता है। अगर जीएसटी की दरें बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। डायरेक्ट टैक्स को हम प्रोग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको टैक्सेस भी ज्यादा देने होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव का मतलब ये होता है कि अंबानी भी अगर माचिस खरीदे या एक गरीब आदमी भी माचिस खरीदे, अगर उसके ऊपर जीएसटी की रेट जो है अगर 12% है तो दोनों को भी 12% ही देना होगा। कुछ एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का हम देखते हैं। इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़े डिटेल में, जहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का कैसे कैसे इम्पैक्ट्स आते हैं। दोस्तों, अर्निंग के सोर्स हमारे जो है, अब हम बिजनेस रिलेटेड अर्निंग के सोर्स के बारे में ही बात करेंगे, जहां पर हम बिजनेस या तो गुड्स का कर रहे होंगे या तो सर्विसेज का कर रहे होंगे। अगर गुड्स है तो या तो हमारी कोई फैक्ट्री होगी या तो हम शॉप में ट्रेडर के रिलेटेड काम कर रहे होंगे। या तो हमारा एक शॉप होगा जहां पर हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे होंगे। अगर हमारा सर्विसेज है तो हमारी एक ऑफिस होगी जहां से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्टिविटी
अगर हम फैक्ट्री में हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे मैन्युफैक्चर कहा जाता है, और शॉप में है अगर हम ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं तो उसे सेल कहते हैं, और ऑफिस में अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो उसे प्रोविजन ऑफ सर्विस कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी टैक्सेस लेवी होती थी प्री जीएसटी में। तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की है तो आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी के नाम का टैक्स लगा देते हैं, और वही मैन्युफैक्चर आइटम जो है वो अगर आप बेचते हो तो आपके ऊपर सेल्स टैक्स वाला टैक्स लगा देते हैं। सेम इन केस ऑफ ट्रेडर, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सेल्स टैक्स लगा देते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई है तो उसे सर्विस प्रोविजन पे सर्विस टैक्स देना होता है। हम अभी एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझेंगे कि टैक्सेशन के इफेक्ट प्री जीएसटी में किस प्रकार से होती थी। सपोज एक मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया है जिसका सेल प्राइस उन्होंने 1 लाख रुपया निर्धारित किया है। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की है तो उसके ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी भरनी होगी। सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैं एक्साइज ड्यूटी का जो रेट है वो 10% ले रहा हूँ। सो 10% ऑन 1 लाख इज 10,000। एक्साइज ड्यूटी जो है वो 10,000 रुपीज निकल के आ रही है। टोटल अमाउंट बिफोर सेल्स टैक्स जो है 1,10,000 रुपये होगी। ये माल हम बनाकर बेचने वाले हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि इसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स भी भरना होगा। जनरली सेल्स टैक्स जो है वो जो प्राइस हमने निर्धारित की है 1 लाख रुपए उसके ऊपर लगनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता था। सेल्स टैक्स जो है वो 1 लाख के ऊपर तो लगता ही था, प्लस जो 10,000 एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर भी लगाया जाता था। इस एग्जाम्पल में हम सेल्स टैक्स का रेट 12% लेकर चलेंगे। सो ये सेल्स टैक्स 12% 1 लाख के ऊपर नहीं 1,10,000 के ऊपर लगाया जाएगा, और जिसका वैल्यू है 13,200 रुपये। सो हम कस्टमर के पास से 1,23,200 रुपये वसूलेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 1,10,000 के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगाया है जिसमें 10,000 एक्साइज ड्यूटी है, वो 10,000 के ऊपर भी सेल्स टैक्स फिर से लगाया गया है, जिसे हम टैक्सेशन के भाषा में कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। यही माल अगर कोई ट्रेडर अगर खरीद के लाता है तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस होती है वो 1,10,000 रुपये होती है। उसमें सपोज उसने प्रॉफिट 40,000 ऐड करके उसे 1,50,000 में बेचने की मंशा रखता है। अगेन अगर वो माल सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो सेल्स टैक्स उसे भरना होगा। सेल्स टैक्स मैंने यहाँ पर 12% एज्यूम किया है। 12% हम चार्ज करेंगे 1,50,000 के ऊपर, जो कि 18,000 रुपये आता है, और टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होगा वो 1,68,000 रुपये होगा। सेल्स टैक्स अगेन जो है 18,000 रुपये, ये मैं कस्टमर से वसूल करता हूँ। सेम इन केस ऑफ सर्विस टैक्स, हम वैल्यू ऑफ सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे। इस एग्जांपल में वैल्यू ऑफ सर्विस मैंने 1 लाख लिया है, एंड रेट ऑफ टैक्स जो है वो 15% था 2017 में बिफोर जीएसटी। सो सर्विस टैक्स का वैल्यू एट द रेट 15% जो है 1 लाख के ऊपर लगाया जाएगा, जो वैल्यू निकल के आती है 15,000 रुपये। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होगा इसमें 1,15,000 रुपये होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी में क्या डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये होगा नंबर ऑफ टैक्सेस। देखिए प्री जीएसटी में अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपको सेल्स टैक्स लग रहा था, सीएसटी लग रहा था। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो आपको सर्विस टैक्स भरना होता था। अगर आप ऑक्ट्राई अगर एंट्री कर रहे हो किसी अलग ज्यूरिडिक्शन में तो आपको ऑक्ट्राई या फिर एंट्री टैक्स लग रहा था। सो ऐसे 17 प्रकार के टैक्स थे प्री जीएसटी में। हालांकि पोस्ट जीएसटी में सिर्फ जीएसटी ही कलेक्ट होता है। सारे टैक्सेशन सारे एक्टिविटीज के ऊपर सिर्फ जीएसटी ही कलेक्ट होता है, और कुछ चुनिंदा चीजों के ऊपर जो डीमेरिट गुड्स है, जो गुड्स का सेवन जो है
वो सरकार नहीं चाहती है कि पब्लिक करे, उसके ऊपर कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए टोबैको, सिगरेट, गुटखा एक्सेट्रा। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो जीएसटी के पहले अलग-अलग हमें रजिस्ट्रेशन लेने होते थे, ये सारे डिफरेंट अथॉरिटीज के पास। मतलब एक्साइज अगर हमें भरना है तो एक्साइज अथॉरिटी से हमें रजिस्ट्रेशन लेना होता था। वैट अगर हमें भरना है या सेल्स टैक्स हमें भरना है तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से हमें रजिस्ट्रेशन लेना होता था। सर्विस टैक्स अगर हमें भरना है तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से हमें रजिस्ट्रेशन लेना था। वैसे हर एक डिपार्टमेंट से अलग-अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता था। इन सारे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती थी, इसलिए अलग-अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ता था। अलग-अलग रिटर्न्स भरने पड़ते थे, इनकी ड्यू डेट्स भी अलग-अलग होती थी। ये सारे अलग-अलग अथॉरिटी जो है वो वेरिफिकेशन भी अलग-अलग तरीके से करते थे। पर जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, जहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट में ही अप्रोच करना होता है, जो ऑनलाइन भी हो जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी एक ही प्रकार के मेंटेन करने होते हैं और ये काफी सरल हो गया है जीएसटी में। टैक्सेबल इवेंट के बारे में हम जान लेते हैं। टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जहां पर आपकी टैक्स भरने की लायबिलिटी आ जाती है। सो जीएसटी के पहले अलग-अलग टैक्सेबल इवेंट्स होते थे, जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक टैक्सेबल इवेंट माना जाता था। अगर आप सेल्स कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो वो एक एक्टिविटी जो है वो एक टैक्सेबल इवेंट माना जाता था। अगर आप कोई डिफरेंट बॉर्डर में एंट्री कर रहे हैं तो वो एक एक्टिविटी जो है वो टैक्सेबल इवेंट माना जाता था। जैसे ही ये टैक्सेबल इवेंट होता है वैसे ही आपको टैक्स भरने की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। पोस्ट जीएसटी सिर्फ एक ही टैक्सेबल इवेंट है, जो है सप्लाई। सप्लाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन। प्री जीएसटी में हम लोगों को अलग-अलग नाम के द्वारा बुलाते थे। जैसे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहा है तो उसे मैन्युफैक्चरर कहते थे। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे सर्विस प्रोवाइडर कहते थे। अगर कोई सिर्फ ट्रेडिंग करता है गुड्स में तो उसे हम ट्रेडर कहते थे। पोस्ट जीएसटी में जीएसटी के बाद उन सारे लोगों का नाम जो है वो टैक्सेबल पर्सन माना गया। अब इस टैक्सेबल पर्सन में या तो कोई सप्लायर होगा या तो कोई रिसिपिएंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेवल। प्री जीएसटी में तीन तरीके के लेवल होते थे। एक है इंट्रा स्टेट, दूसरा इंटर स्टेट, तीसरा इंटरनेशनल स्टेट। इंट्रा स्टेट कोई ट्रांजैक्शन को तभी कहा जाता था जब कोई ट्रांजैक्शन शुरू एक स्टेट में से होती है और खत्म भी वही स्टेट में होती है। सपोज फॉर एग्जांपल सप्लायर जो है वो महाराष्ट्र का है और गुड्स जो सप्लाई हुए हैं वो महाराष्ट्र में ही हुए हैं। इंटर स्टेट का मतलब ये होता है कि सप्लायर जो है वो महाराष्ट्र का है और गुड्स जो सप्लाई हुए हैं या सर्विसेज जो सप्लाई हुई है वो गुजरात में हुई है। और इंटरनेशनल लेवल तब कहते हैं जब गुड्स जो है या सर्विस जो है वो फ्रॉम इंडिया सप्लाई हुई है और रिसीव जो है वो आउटसाइड इंडिया हुई है। पोस्ट जीएसटी दो ही लेवल के ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, या तो वो इंट्रा स्टेट होगा या तो इंटर स्टेट होगा। इंटरनेशनल लेवल जो है वो इंटर स्टेट में मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, कास्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन। प्री जीएसटी में हमने लास्ट एग्जांपल में ही देखा था, प्री जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन मौजूद था, वहां पर टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। पोस्ट जीएसटी 99% कोई भी डबल टैक्सेशन या कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रेडिट मैकेनिज्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।